हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसको बुक से पढ़ा है तो आई एम श्योर आपको इसमें बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले होंगे और आपको लगा होगा ये रिएक्शंस कैसे मुझे लर्न होंगे, कैसे ये चैप्टर पढ़ा जाए। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इजी है। आप पढ़ेंगे, सब चीज़ें समझेंगे, सब रिएक्शंस को अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई भी रिएक्शन मुश्किल नहीं लगेगी। सारी रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे से, इसीलिए चैप्टर अलग अलग पार्ट्स में आएगा। ये चैप्टर का पार्ट 1 है इस वीडियो में। ठीक है, बाकी पार्ट आपको दूसरी वीडियो पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। अब एसिड बेस के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। अब ये पता लगाने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे गाड़ी में होता है ना, इंडिकेटर हमें बताता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, उसी तरह से हमें इंडिकेटर्स बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स को क्लासीफाई कैसे करें। अब हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे एसिड होते हैं हमारे डेली जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों में एसिड प्रेजेंट होता है। अब इतने एसिड्स को हम याद कैसे रखें, कैसे उनको स्टडी करें, समझें उनको। तो उनके समझने के लिए उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम एसिड्स का, और क्लासिफिकेशन बेसिस का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे one of the most important part of this chapter which is chemical properties। हम पढ़ेंगे chemical properties acids की, then हम chemical properties पढ़ेंगे bases की। फिर हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। आखिर pH स्केल होता क्या है, ये टर्म ही आपके लिए नया होगा, तो इस टर्म्स को अच्छे से समझेंगे हम, ये टर्म क्या है और क्या pH होता है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आएगा। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट सभी को पता है, घर में जो नमक यूज़ होता है उसके बारे में तो सबको पता है ना, लेकिन सिर्फ वही सॉल्ट नहीं होता, और भी सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपको 3 वीडियो में देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे यहाँ तक, स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ये आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सेकंड वीडियो आपके सामने आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड और बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है तो उसको एक सेपरेट वीडियो में ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अच्छे से समझेंगे pH स्केल क्या होता है और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम अपनी थर्ड पार्ट में इस चैप्टर की। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में ये आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस पार्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ आपके सामने एक पिक्चर, ठीक है, पिक्चर में कुछ सब्सटेंसेस आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है क्या आपने इनको टेस्ट किया है। तो आपका आंसर शायद यस ही होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने टेस्ट की होगी। आपने लेमन, वाटरमेलन, पिज़्ज़ा, ऑरेंज, करेला, नींबू, सारी चीज़ें आई थिंक टेस्ट की होंगी। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने खाई होंगी और उनका टेस्ट अलग अलग ही होता है सब चीज़ों का। तो क्या आप उनके टेस्ट के बेस पर उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे सब्सटेंसेस रखे हैं, जो भी चीज़ें रखी हैं, क्या इनके टेस्ट के बेस पर हम इनके बारे में कुछ कह सकते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड और बेस के बारे में, तो एसिड बेस सॉल्ट में से हम कुछ बता सकते हैं कि इनके टेस्ट के बेस पर। यस, हम बता सकते हैं इनके टेस्ट के बेस पर कि ये एसिड है या फिर ये बेस है। ठीक है, जितने भी एसिड्स होते हैं वो सॉवर होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो जो भी खट्टी चीज़ें हैं इसमें से, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, तो उसका मतलब क्या है, हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह से बेस कैसे होते हैं, बेस होते हैं बीटर टेस्ट भी, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो जो चीज़ें कड़वी होती हैं खाने में, उनमें हम समझ जाएंगे कोई ना कोई बेस प्रेजेंट है। ठीक है, बिटर होते हैं अगर उनको बेसिस को हम टेस्ट करें। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या हम सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड बेस, क्या सारी चीज़ों को टेस्ट करके ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं हम। टेस्ट भी एक मेथड है। ठीक है, एसिड और बेस को आप टेस्ट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको करना नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये आपको करना नहीं है। सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके नहीं देखना है कि एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता कि किसी भी सब्सटेंस को आप टेस्ट करके चेक करें कि वो एसिड है या बेस है।
ठीक है। टेस्ट से पता चल जाता है लेकिन टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एसिड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, बहुत खतरनाक होते हैं। अगर स्किन पे भी जरा सा लग जाए तो जल जाती है स्किन, तो सोचिए कितने डेंजरस हो सकते हैं अगर आपने उनको टेस्ट कर लिया। इसीलिए टेस्ट नहीं करना है, बेस भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। तो टेस्ट ना करें तो कैसे पता चलेगा हमें? उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। एसिड बेस के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं हम। जब हमें चेक करना होता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है, यूज़ करेंगे हम इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये एक डाई होती है जो कलर चेंज कर देती है। जब हम उसको एसिड में पुट करते हैं या बेस में पुट करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। एकदम मैजिक की तरह होता है, आपने डाला कुछ और कलर और बाहर निकल कर आया कुछ और कलर, ठीक है। जैसे ही आप एसिड में डालेंगे किसी डाई को तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या बेस में डालेंगे तब भी कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं? लिटमस, ये बहुत ही कॉमन सा इंडिकेटर है, आपने नाम शायद सुना भी होगा। लिटमस पेपर यूज़ होता है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन, ये भी इंडिकेटर होता है। तो ये सारे कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, और इनके बारे में हम अच्छे से आगे और समझ लेते हैं क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। 3 तरह के इंडिकेटर्स हमारे होते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल नाम से ही समझ में आ रहे हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक, जिनको सिंथेटिकली बनाया जाता है, जिनको ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है, वो नेचर में पाए नहीं जाती। और थर्ड होते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं? जो स्मेल के बेस पर हमें बताते हैं, ठीक है। कलर चेंज नहीं होता, इनमें स्मेल रिटेन होती है या नहीं होती है, इस बेस पर हम बताते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी लिखे हैं यहाँ पर। नेचुरल क्या होते हैं? सबसे आसान सा एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर्स का टर्मरिक, हल्दी सबके घर में पाई जाती है, हर घर में यूज़ होती है खाना बनाने में, ठीक है। वो भी हमें बता सकती है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। इसके अलावा लिटमस, ये भी नेचुरल ही इंडिकेटर है। सिंथेटिक में क्या क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या आता है? अनियन, ठीक है। अनियन भी सबके घरों में मिलती है, प्याज, ठीक है। उससे भी हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक, उसकी स्मेल के बेस पर। तो ये 3 टाइप्स हुए इंडिकेटर्स के। अब इनके बारे में भी एक एक करके हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इस टेबल में आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स दिए हैं और उनके कलर दिए हैं कि उनका न्यूट्रल कलर क्या होता है, और एसिड में डालेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो कलर क्या हो जाएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन की बात हो रही है। नेचुरल इसका कलर क्या होता है? पर्पल, पर्पल कलर का होता है ये। लेकिन जब एसिड में डालेंगे इसको तो क्या हो जाता है? कलर हो जाता है रेड। और जब बेस में डालेंगे तो कलर हो जाता है ब्लू, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको आपको चेक करना है, आपको नहीं पता वो एसिड है या बेस है, आप क्या करेंगे? लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे उसमें। अगर कलर हो गया उसका रेड तो आप समझ जाएंगे कि एसिड था जो आपने लिया था, और कलर हो गया ब्लू तो आप समझ जाएंगे कि वो वहाँ पर बेस था, ठीक है। इसी तरह से टर्मरिक सॉल्यूशन, कलर्स का येलो होता है, आपको पता ही है। टर्मरिक का आप क्या कर सकते हैं? उसमें वाटर मिला के पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। वो टर्मरिक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो उसका कलर येलो होगा, लेकिन जब एसिड में डालेंगे तो कलर येलो ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। पर बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा? बेस में डालते ही वो हो जाएगा डीप रेड कलर का, एकदम डार्क रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कोई भी बेस है या फिर एसिड है जो हमने लिया है। इसी तरह से बीट रूट जूस, ठीक है, बीट रूट जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। उसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, एसिड में डालेंगे तो पर्पल ही रहेगा, लेकिन बेस में डालते ही वो कैसा हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेड कैबेज जूस, कैबेज तो पत्ता गोभी आपने खाई ही होगी, ठीक है। और हमारे जो घरों में आती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन एक रेड कैबेज भी होती है, लाल रंग की भी होती है पत्ता गोभी। तो उसका कलर क्या होता है? अगर उसको जूस को हम लेंगे तो पर्पल कलर का होता है, एसिड में डालने पर वो पिंक या रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस में डालेंगे उसी को हम तो हो जाता है ग्रीन या येलो कलर का, ठीक है। इसी तरह से चाइना रोज सॉल्यूशन, चाइना रोज की पेटल्स आप ले लीजिए, इनका सॉल्यूशन बनाइए तो वो कैसा होगा? रेड कलर का होगा। एसिड में डालते ही वो हो जाएगा मर्जेंटा, और बेस में डालेंगे तो हो जाएगा वो ग्रीन। देखा आपने किस तरह से हम ये हमारी नेचुरल चीज़ें ही हमें बता सकती है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हमें टेस्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट करना तो वैसे भी हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ये हुए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, जो जिनमें से कितने सारे तो आपके घरों में आसानी से पाए जाते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है फिनोफ्थलीन। अब इसका कलर क्या होता है? ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में भी कलरलेस ही रहता है, एसिड में आपने डाला तो कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेस में जैसे ही मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। कलर इसका होता है ऑरेंज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज इसका कलर होता है, लेकिन जब उसको एसिड में हम डालेंगे तो उसका कलर हो जाता है रेड। ठीक है, और बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाता है येलो। तो ये दो इंडिकेटर थे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनसे हमें पता चल जाता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है। अब देख लेते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा अनियन और दूसरे है वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन में क्या होता है? जब एसिड में अनियन का जूस आप डालेंगे तो क्या होता है? इट रिटेन स्मेल, वो स्मेल को रिटेन करके रखता है, मतलब स्मेल कहीं नहीं जाती, हमें जो अनियन की स्मेल है वो आएगी अगर एसिड में डाला जा रहा है तो। लेकिन जैसे ही आप बेस में डालेंगे तो क्या होगा? इट लूज स्मेल, वो स्मेल को लूज कर देता है, ऑनियन की स्मेल नहीं आएगी। देखा होगा ना, ऑनियन में से तो बहुत स्मेल आती है, लेकिन जैसे ही आप ऑनियन को बेस में डालेंगे तो ऑनियन की स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो आप समझ जाइए फिर कि बेस है वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट, ये कहाँ यूज़ होता है? ये केक वगैरह बनाने में यूज़ होता है, इसकी बहुत ही एकदम तेज खुशबू होती है। ठीक है, तो ये एसिड में तो रिटेन करके रखता है अपनी स्मेल को, एसिड में डालेंगे तो इसकी स्मेल आएगी, लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे तो ये भी अपनी स्मेल को लूज कर देता है, इसकी स्मेल भी खो जाती है। ठीक है, इसमें से भी स्मेल नहीं आती अगर आप इसको किसी बेस में डाल दें। तो जहाँ पे भी आपको टेस्ट करना है, क्या करें आप? वो चीज़ लें, उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर ऑनियन जूस डाल के देख लें, अगर इनकी स्मेल आती है तो मतलब वो एसिड है, स्मेल नहीं आती, स्मेल चली जाती है तो मतलब जो आपने सब्सटेंस लिया था वो बेस है ना? इजी चेक करना। तो इस तरह से आप कोई भी सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड और बेस को चेक कैसे करें, लेकिन एसिड बेस होते कहाँ कहाँ हैं, इतना क्यों हम इनके बारे में जान रहे हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर कॉमन बेसिस के बारे में भी देखेंगे, हमें पता तो चले हमारे आसपास एसिड बेस है कहाँ कहाँ। तो ये सिर्फ आपको कुछ नॉलेज के लिए है, ताकि आपको पता चले कि आपके आसपास भी बहुत सारे जगह पे एसिड यूज़ होता है और बेसिस यूज़ होते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एसिटिक एसिड कहाँ होता है? ये एसिटिक एसिड होता है हमारा विनेगर में। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये कहाँ होता है? एस्प्रिन में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है, सोडा वाटर में यूज़ होता है, सभी ने पिए होंगे। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं हमारे, ऑरेंज हुआ, हमारा लेमन हुआ, इन सब में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में ये एसिड बनता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, खेतों में जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, साथ ही एक्सप्लोसिव में भी यूज़ होता है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड ये कार की बैटरीज में यूज़ होता है, बहुत ही खतरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है और कार की बैटरीज में ही यूज़ होता है। देखा आपने कितनी अलग अलग जगह पर ये एसिड्स यूज़ होते हैं। इसी तरह से हम देख लेते हैं बेसिस के बारे में भी, बेसिस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ यूज़ होता है? ये एज एंट एसिड यूज़ होता है, एंट एसिड की तरह यूज़ करते हैं, मतलब एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, साथ ही डिओड्रेंट में भी यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ यूज़ होता है? ग्लास क्लीनर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होता है? कास्टिक लाइम में, मोटार में, प्लास्टर में यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये लेजिस्लेटिव में, एंटासिड में यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी को बोलते हैं, ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ये डिश डिटर्जेंट में यूज़ होता है, डिश वॉशर जो होते हैं उसमें यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ यूज़ होता है? ये ओवन में, ड्रेन क्लीनर में यूज़ होता है। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये कहाँ यूज़ होता है? ब्लीच में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह से कॉमन बेसिस भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत यूज़ आते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना तो बनता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एसिड के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम बेसिस के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम लोग एसिड्स के बारे में। ओके, एसिड्स को हम समझते हैं अच्छे से। तो एसिड्स होते क्या हैं? ये नाम कहाँ से आया? एसिड किसने नाम रखा? तो ये नाम आया है वर्ड से, लैटिन वर्ड से। ठीक है, एसिडे, एसिड वर्ड से ये आया है, उसका मतलब होता है सावर इन टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट में सावर हो,
इसका मतलब ही यही होता है, ठीक। एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड करोसिव इन नेचर। तो एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में सॉवर होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, खट्टे होते हैं टेस्ट में और करोसिव भी होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कैसे यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज़ों के एग्जाम्पल लिखे हैं। लेमन में एसिड होते हैं, अनराइपन ग्रेप्स में, टोमेटो में, कर्ड में, इन सब चीज़ों में एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आर्नीहेस थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। ये थ्योरी है एसिड और बेस के बारे में। अभी हम एसिड्स के बारे में समझ रहे हैं, आर्नीहेस ने क्या बोला था, फिर हम बेसिस का भी देखेंगे, बेसिस के बारे में उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने क्या बोला है, एन एसिड इज ए सबस्टांस विच डिजॉल्व इन वाटर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, इट आयनाइज्ड, वो आयनाइज हो जाता है, रिलीज हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ कर देता है, यानी H+ आयंस को रिलीज़ करता है इन सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, HCl एक एसिड है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं HCl था, H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये अलग हो जाता है H+ और Cl-। अब एक चीज़ और आप इसके बारे में याद रखेंगे कि जो वाटर होता है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं एसिड को, जैसे HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमें पता है H2O, ठीक है। H2O पहले से प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, तो H2O मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ में क्या होता है, ये H+ आयन जुड़ जाता है, ठीक है। उनके साथ में H+ आयन जुड़ जाता है और साथ में मिलकर क्या बना देता है, H3O+, क्या बन जाता है, H3O+, ये आयन बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो H+ आयन की जगह पर हमें H3O+ आयन भी मिल सकता है, और मोस्टली यही एग्जिस्ट करता है, H+ आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये कंबाइन हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में, ठीक है। तो आर्नीहेस थ्योरी हमें क्या बताती है कि जब भी एसिड को हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वहाँ पे H+ आयंस रिलीज होंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे क्लासीफाई करा जाता है, ठीक है। बहुत सारे तरह के हमने एसिड्स पढ़े हैं, पीछे नाम बहुत सारे देखे थे, तो उनका क्लासिफिकेशन भी जरूरी है। तो ये क्लासिफिकेशन हम अलग अलग बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे, कहाँ से वो आए हैं उस बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं। उस बेसिस पर हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड्स को। फर्स्ट है मिनरल एसिड, सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो नेचुरली पाए जाते, जो मिनरल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको बोला जाता है, उनको मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, कार्बोनिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये सारे ही मिनरल एसिड हैं। और जनरली ये हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। याद रखिएगा, मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में, ठीक है, यानी कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। यहाँ पर एक टेबल आपको दी हुई है कि किन चीज़ों में कौन सा एसिड होता है। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। तो ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में दी गई है और इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इंटरनल्स में एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखिएगा। टर्मेरिन में कौन सा टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, सॉर मिल्क या कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग, जो चींटी है, चींटी जो काटती है, ठीक है, तो काटने से क्या होता है, हमें दर्द होता है ना, तो वो क्या करती है, एक एसिड ही हमारी स्किन पे छोड़ जाती है। तो वो कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। नेटल स्टिंग्स में कौन सा होता है, उसमें भी मेथेनोइक एसिड ही होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड को। तो इसमें क्या होंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, दूसरा वीक एसिड्स होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में हम उन्हें डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जब पानी में डालेंगे उन्हें, तो वो क्या होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है HCl का, तो HCl ऐसे है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा H+ Cl- में, ठीक है। ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड विच अंडरगो पार्शियल आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं,
ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। जैसे एसिटिक एसिड हुआ, बेंजोइक एसिड हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये जब हम वाटर में इसको डालते हैं तो क्या होगा, ये H+ और CH3COO- में ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन दोनों साइड चलती रहेगी। ठीक है, दोनों साइड ये रिएक्शन चलती रहेगी, इधर से भी चलती रहेगी, यानी कि आयनाइज भी होता रहेगा और ये आयंस वापस से कंबाइन होकर वापस से एसिटिक एसिड भी बनाते रहेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन होती रहेगी। तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते वीक एसिड्स, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। थर्ड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पर हम बता सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, एक तो होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, और दूसरा होता है डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, एसिड विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जो एसिड्स होते हैं उनमें अगर वाटर का अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम वाटर है और एसिड ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जबकि डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं, एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जिनमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, एसिड कम वाटर ज़्यादा, तो बोलेंगे डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं हम, कंसंट्रेटेड में अगर हम वाटर का अमाउंट बढ़ा दें तो क्या हो जाएंगे, वो डाइल्यूट बन जाते हैं एसिड्स। ठीक है, तो कोई भी एसिड कंसंट्रेटेड कब होगा, जब उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट बहुत कम है। और डाइल्यूट कब होगा, जब उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग बेस के बारे में। हमने एसिड के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया, उनका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब बेसिस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर सोपी टू टच। जब हम उनको टच करते हो तो वो सोप जैसा फील होते हैं, जैसे सोप होता है ना, स्लिपरी सा फील होता है, स्लिप हो जाता है, इसी तरह का फील होते हैं। एंड दे आर बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे सोप हुआ, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ब्लीच, वॉशिंग पाउडर, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे बेस के। बेस से डिजॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्कली। ये भी आप रखिएगा जरूर, सारे बेसिस एल्कली नहीं होते। एल्कली किन को बोलते हैं हम, एल्कली ये नाम अलग से क्यों रखा गया है बेसिस का, क्योंकि कुछ ही बेस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो पाते हैं, वाटर में घुल पाते हैं, और उन्हीं को हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, जबकि जितने भी एल्कली होंगे वो तो सारे बेसिस होंगे, क्योंकि बेसिस को ही तो एल्कली बोलते हैं हम। जब वो पानी में घुलेंगे तो उनको एल्कली बोला जाएगा। ठीक है, तो सारे एल्कली बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं होते। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, KOH, NaOH, ये सिंपल से एग्जाम्पल है बेसिस के। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, RDS थ्योरी क्या बोलती है। जैसे हमने पीछे RDS थ्योरी एसिड्स के बारे में देखा था ना, तो वहाँ पे क्या समझा था कि वाटर में H+ आयंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH- आयन देते हैं जब हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, जैसे NaOH है तो इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, Na+OH-, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो जितने भी हमारे बेसिस होंगे वो क्या करेंगे, OH- आयन हमें देंगे जब उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, ये हमारी RDS थ्योरी बोलती है हमारे बेसिस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफाई करते हैं हम बेसिस को भी। सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर। तो स्ट्रेंथ के बेस पर वही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, बेसिस और एल्कलीज विच अंडरगो कंप्लीट आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जैसे KOH है तो कंप्लीटली K+OH- में कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा। जबकि वीक बेसिस क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। जब हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है इसका, LiOH। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल है हमारा वीक बेस का। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेस पर हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने एसिड को किया था। एक तो होता है कंसंट्रेटेड बेसिस और दूसरा होता है डाइल्यूट बेसिस। ठीक है, बेसिस विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिनमें वाटर का अमाउंट बहुत कम हो उनको कंसंट्रेटेड बेसिस बोलेंगे। ठीक है, और डाइल्यूट बेसिस किसको बोलेंगे, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो।
जैसे ये सेम हमारा एसिड के केस में था वैसा ही हमारा बेस के केस में भी है। कंसनट्रेटेड कब बोलेंगे? जब वाटर का अमाउंट बहुत कम हो, ठीक है। और हम डाइल्यूट कब बोलेंगे? जब वाटर का अमाउंट हमारा ज़्यादा हो। ओके, सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एसिड और बेस के बीच में, ठीक है। अभी हमने एसिड बेस के बीच में काफ़ी कुछ जान लिया है इनके बारे में, तो इनके बारे में हम अब डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो ये सिंपल सा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लिखेंगे टेस्ट के बेस पर। एसिड क्या होते हैं? ये सॉवर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं। अब नेचर कैसा होता है? एसिड्स का नेचर होता है कोरोसिव, ठीक है, कोरोसिव नेचर के होते हैं, जबकि बेसिस क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं, टच में सोपी और स्लिपरी होते हैं, टच करते हैं जब हम इनको, ठीक है। रिएक्शन विद लिटमस, लिटमस के कैसी रिएक्शन आती है? तो जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। अगर हम लिटमस पेपर लें, ब्लू लिटमस पेपर लें, तो वो रेड कलर का हो जाता है जब उनको एसिड में डालते हैं। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो एसिड होते हैं वो जला देते हैं ना, एकदम हार्मफुल होते हैं, जला देते हैं स्किन को। इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। तो कैसी हो जाती है? स्किन जलने के बाद रेड हो जाती है। तो एसिड क्या करते हैं? लिटमस पेपर को भी रेड कर देते हैं। अब बेसिस वाला आपको याद रहेगा ही, ठीक है। बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। बेसिस से आपको याद रहेगा बी से बेस, बी से ब्लू, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर कैसा होता है? एसिड में लिटमस पेपर रेड हो जाता है और बेसिस में रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। इस आई होप आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, वरना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें। नेक्स्ट है पीएच के बेस पर। अभी हमने पीएच नहीं पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल रहा है कि जो एसिड होते हैं उनका पीएच 0 से 7 के बीच में होता है, और जो हमारे बेसिस होते हैं उनका पीएच होता है 7 to 14 के बीच में। जो पीएच है हमारा 0 to 14 के बीच में ये लाई करता है, 0 से 14 के बीच में होता है। तो 0 से 7 तक को हम बोलते हैं एसिडिक, और 7 से 14 तक को हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है। और 7 वाले को हम न्यूट्रल बोलते हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है पीएच के बारे में। आगे हम डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वाटर के बारे में हम समझ लेते हैं, वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड फॉर्म हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। हमने पढ़ा था ना H+ आयंस देते हैं एसिड जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। अर्नियस थ्योरी अभी हमने पढ़ी है। और बेसिस क्या करते हैं? बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयंस देते हैं जब उनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ एसिड और बेस के बीच में। आई होप आप सबको ये पॉइंट अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अभी हमने पीछे यही सब पॉइंट्स पढ़े हैं, तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा, और आपको डिफरेंस किस तरह से एग्जाम में लिखना है ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही वीडियोज़ को पसंद करते रहिए।